हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन। और आज जो विषय है ये है कि कन्या राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया है जिनके सिंबॉलिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 6 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 6 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। कन्या राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि 2025 कैसा रहेगा। टैरो गाइड क्या करते हैं वो भी। पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है टेम्परेंस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द मैजिशियन, बहुत बढ़िया। और आखिरी कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अंतिम कार्ड नेगेटिव आ गया। आपके लिए इस साल फाइनेंशियल मैटर्स से लेकर के पर्सनल मैटर्स में और जहां पर कोलैबोरेशन की या टीम वर्क की जरूरत हो वहां पर, फाइनेंशियल मैटर से लेकर के आपके पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल कोर पर्सनल मैटर, ठीक। और जहां आपको सहयोग की, कोलैबोरेशन की, टीम वर्क की जरूरत पड़े वहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पर्सनल रिलेशनशिप में सबसे पहले आप समझ लें कि अगर आपने अपने आप को मैनेज नहीं किया तो एक ऐसी सिचुएशन बनने की पॉसिबिलिटी है कि आपके हाई इमोशन का आपको नुकसान हो जाए। आप इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे और इमोशन में आके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या कोई प्रॉमिस कर सकते हैं जो बाद में आपके ही गले की हड्डी बन जाए। तो इसलिए थोड़ा उस पर ध्यान रखना। फाइनेंशियल मैटर्स में ये साल कहता है कि सिचुएशन इस तरह से रहेंगी कि साल की शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। फाइनेंशियल मैटर्स में चीज़ें आपको थोड़ा सा चैलेंज दे सकती हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में आप जो चाहते हैं वो टारगेट, वो लक्ष्य सामने होने के बावजूद आप उसे हासिल नहीं कर पाएँ या उसके लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो भी सिचुएशन फाइनेंशियल मैटर्स में इस साल आती है शुरू के 2 महीनों में, जनवरी फरवरी में, उसमें आप कोशिश करें कि सिचुएशन स्वयं ही अपने आप मैनेज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दैट मीन्स कि अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर कोई नया मूव करना भी है, एक तो होता है ना पुराने बदे रूटीन पर काम करना है, वो तो चलिए हो गया। एक होता है कि नया कुछ करना है। तो जब नया कुछ करना हो तो उसे कई एंगल से चेक करना होगा कि भाई इस प्लान में कहीं कोई कमी तो नहीं है, और उसके बाद ही काम करिए। ज़्यादातर मामले में फाइनेंशियल मैटर्स में आपके लिए इस जनवरी फरवरी 2025 में जो भी नेगेटिव सिचुएशन बनेगी उसका सॉल्यूशन बिल्कुल पास में ही होगा। और उस सॉल्यूशन की ओर, उस उपाय की ओर, उस रास्ते की ओर ना देखना ही आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। हालांकि दूसरा महीना के बीतने के बाद मार्च से लेकर के अगस्त 31 यानी 31 अगस्त तक का जो समय रहेगा वो आपका स्मूथ रहेगा, अच्छा रहेगा, कंट्रोल रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। और न सिर्फ कंट्रोल रहेगा बल्कि
कुछ मामले जो पहले थोड़ा इम्बैलेंसमेंट में थे वो बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। संबंधों में आपको और गहराई मिल जाए, अपनापन आ जाए और प्यार बढ़ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। मित्रवत संबंधों में चीज़ें और बेटर हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखती है। और साथ ही साथ में एक ऐसी सिचुएशन जहां आप या किसी नए मामले में, नए काम में इन्वॉल्व होंगे, या फिर आप अपने आप को इस तरह मैनेज कर ले जाएंगे कि आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना शुरू कर दें। आप परिस्थितियों को मोड़ पाएंगे, लोगों को भी मोड़ पाएंगे। चाहें तो लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करके उनको अपने पक्ष या विपक्ष में ला पाएंगे। इन सभी में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। और मार्च से लेकर अगस्त का महीना खत्म होते होते तक आप एक ऐसी उपलब्धि को प्राप्त हो जाएंगे जो आपके स्वयं के गर्व का कारण होगा। इस पूरे मामले में आपको ध्यान ये रखना होगा कि अपने ऊपर आपको अहंकार नहीं करना है, गर्व करना हो तो कर लें। सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम लेकर के आएगा। जब आपके सोचे हुए कार्य ना हो, लोग आपका फायदा उठावें या धोखा दे दें, और आपके सोचने विचारने के बावजूद परिस्थितियां आपके पक्ष में ना मुड़ें। एक मानसिक संताप, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल नुकसान वगैरह, फिजिकल मतलब पैसों का नुकसान वगैरह होना, या इस तरह के सिचुएशंस का सामना करना, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन सितंबर का महीना बीतने के साथ ही साथ में ये स्थिति वापस अपने आप क्लोजर में चली जाएगी, यानी ये नेगेटिविटी क्लोज हो जाएगी, चीज़ें सुधर जाएंगी और आपके लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है आज हमारा ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर धर्म। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो है ये है श्री राधा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है संतोष। 4th नंबर पर आपके लिए है प्राण। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर है दिस वन इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी ये 10 महाविद्या में से एक है, और इनके बारे में अगर आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी है और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। जब फाइनेंशियल कंडीशन में आपको एक क्राइसिस या थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो उस समय सोचिए कि मुझे 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 क्या करना चाहिए। जो क्या करना चाहिए का वो अर्थ नहीं है कि अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, नहीं नहीं। यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर मतलब इस फाइनेंशियल सिचुएशन तो एक बात है, लेकिन मेरा क्या धर्म है, मेरा कर्म क्या है, मुझे करना क्या है। संभालने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, उस एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही। सीधे तौर पे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक। जब आप स्वयं का आकलन, ये करना नहीं है, ऐसा नहीं कि बस आपने समझ लिया और शुरू कर दिया। जब आप स्वयं का आकलन कर लेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक यहां तक नहीं पहुंचेंगे, याद रखिएगा। अगर आप स्वयं का आकलन नहीं करेंगे तो इस स्थिति को टच नहीं कर पाएंगे, फिर किसी काम की नहीं है ये जो बताने जा रहा हूं। और अगर स्वयं का आकलन कर लिया कि भाई जो भी नुकसान हो रहा है या नेगेटिव है या मेरे विरुद्ध है या मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अपनी जगह एक तरफ है। मुझे क्या करना चाहिए एज अ पर्सन। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, सूर्य का काम है प्रकाश देना, रात का काम है अंधकार फैला देना। ठीक है। वृक्ष का काम क्या है, पेड़ पौधों का काम क्या है, शुद्ध वायु को देना। हर एक का कार्य निर्धारित है। ऑफिस में जाने वाले एम्प्लॉय का काम क्या है, ऑफिस में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करना। एक दुकानदार का काम क्या है, अपनी दुकान को ओपन करना, ठीक ठाक रखना और सामान बेचना ग्राहक आ गए तो ऐसे आपका कार्य क्या है। जब आप अपने कार्य को समझ लेंगे तो स्वयं का आपका जो आत्मचिंतन है वहां पर आपकी समझ में यह आना शुरू हो जाएगा कि मेरी ध्यान से देखिए, देखना है यहां पर मेरे हाथ को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइटेरिया यह है, मुझे इतना काम करना है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करूं जिससे मैं इस समस्या से बाहर निकल जाऊं, तभी वो समझ में आएगा, वरना वो समझ नहीं पाएंगे। मैंने जो आपको पहले बताया ना, आपको ऑब्जर्व करना है।
सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए। तो ये आसान बना रहा है, कहता है सिचुएशन में जो भी ऑब्जर्व किया उसके सापेक्ष में देखो कि आपका काम क्या है और अकॉर्डिंग टू वर्क करो। राधा का कार्ड ये कहती हैं कि इस साल आपका, इस ईयर की बात हो रही, इस ईयर आपके मित्रवत संबंध बढ़ेंगे, लोगों से आपका इंटरेक्शन इंप्रूव होगा, फैमिली, फ्रेंड्स, लव अफेयर्स, इन सभी में आपकी इमोशनल बॉन्डिंग के इस ईयर में और इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस ईयर अगर आप रिलेशनशिप के मामले में स्व से ऊपर नहीं उठ पाए, स्व मतलब मैं वाली मेंटालिटी से ऊपर उठ करके हम वाली मेंटालिटी में नहीं आए, आप और आपके कोई मित्र हैं, जब तक आप मैं सोचेंगे, वो मित्र मैं सोचेंगे, आपकी मित्रता प्रगाढ़ नहीं हो पाएगी, वो गहराई नहीं आएगा, लेवल नहीं आएगा। जिस दिन आप दोनों सोचना शुरू करें हम, उस दिन फर्क पड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि बहुत इमोशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं को समझने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करने की ज़रूरत है, और क्रोनोलॉजिकली चीज़ें बेटरमेंट में चली जाएंगी, अच्छी होती चली जाएंगी। संतोष का कार्ड ये कहता है कि अपने अंतर मन को एक ऐसी अवस्था में लाना जहां प्रेजेंट सिचुएशन के साथ आप तालमेल बिठा सकें, यही संतोष है। दैट मीन्स कि सिचुएशन में तालमेल आपके कुछ हद तक ईश्वर के द्वारा बिठा दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा तालमेल आपको भी बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बार जब आपने उस तालमेल को मैनेज किया, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी, सोचने की जरूरत पड़ सकती है। आपने एक बार उसे मैनेज किया तो चीज़ें बेहतर, स्थिर और आपके लिए एक ऐसी नई सुबह का उदय हो जाएगा जहां आप अवेयर हो जाएंगे, जान जाएंगे कि मेरी सारी एबिलिटीज़ क्या है, मेरी क्षमताओं में क्या क्या आता है, मैं क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, और मुझे वर्तमान में क्या क्या करना चाहिए। कोई भी बाधा, बैरियर आपका मार्ग नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा जो आपको सितंबर या उसके बाद के महीनों में मिलेगा, और वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड वो बताती हैं कि ये साल उठापटक भरा होगा और नहीं भी होगा, ये साल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्भर करता है इस बात पर कि तुम तुम्हारे किस नज़रिए से इस नए साल को देख रहे हो। अगर तुम नए साल को एक ऐसे नज़रिए से देख रहे हो जहां पर चीज़ें कंट्रोल होंगी, मैनेज हो जाएंगी और एक डिवाइन सहयोग आपको मिल जाएगा, तो वहां पर कहती हैं गलत हो। डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन ने तुम्हें बनाया और तुम ही डिवाइन का सपोर्ट हो, दैट मीन्स कि वो एक स्पिरिचुअल बात हो गई। तो यहां पर उनका कहना यह है कि बस स्वयं पर गट्स थोड़ा ज़्यादा रखना है, स्वयं पर अपने विल पावर को थोड़ा मैनेज रखना है, और अपने आत्मविश्वास से आप जितना भरे रहेंगे उतना ही नुकसान नहीं होगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आपने 6 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कन्या राशि, पाइल नंबर 2, कैसा रहेगा आपके लिए साल 2025 यानी 2025। इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द डेविल। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मिक्स रहेगा, मिला जुला रहेगा ये साल। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपके कई सारे काम अटक भी जाएंगे, रुक भी जाएंगे, फेलियर भी मिल सकता है आपके किसी ऐसे कार्य में जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हों, उससे इस ईयर में छुटकारा भी मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, इस साल का जो मूड आपके लिए रहेगा वो कैसा रहेगा उसको समझें। तो इस ईयर का जो आपका मूड रहेगा, मूड मतलब ये साल आपके लिए किस मोड का होगा, किस मूड का होगा, तो वो है कि आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, अपने कार्यों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे, अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव करने की एक मेंटालिटी बनी रहेगी, और आप अपने पैशन को बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से, आपका एक जोश, एक उमंग होगा जिसे बिल्कुल पैशनेट तरीके से
यूज करते हुए आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भरसक कोशिश करेंगे। उस कोशिश में आप ये कर सकते हैं कि दूसरों का ध्यान न दें, अपना ध्यान न दें, आप इस चीज़ की परवाह न करें कि मैं जो कर रहा या कर रही हूँ इससे किसी को नुकसान हो सकता है या नहीं, और आपके कार्यों से एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का वाइब्रेशन हो जो आपके खुद के कार्यों में और आपके जीवन में नकारात्मकता ले आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए सबसे पहले, जैसे अब हम थोड़ा सा महीनों का समझें, शुरू के 3 महीने आपके लिए न्यूट्रल रहेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियां नहीं होंगी। और शुरू के 3 महीने में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपके लिए आ रही है तो वो मानसिक ज़्यादा होगी, स्ट्रेसफुल ज़्यादा होगी, इसलिए उसे स्ट्रेस या मानसिक लेवल पर ही मैनेज करने की कोशिश करिए। आपके लिए बीच का समय जो अप्रैल से लेकर के सितंबर 30 यानी 30 सितंबर तक का, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो पूरा समय रहेगा, इस दरमियान में आप अगर थोड़ा सा नैरो माइंडेड होकर चलते हैं, नैरो मतलब एक सक्रिय मानसिकता लेकर चलते हैं। सक्रिय मानसिकता में कंडीशन ये है कि आप किसी का बुरा ना चाहें, ना बुरा करने की सोचें। नैरो माइंडेड होने का मतलब यहां पर है कि भाई मुझे अपने आप को इस सिचुएशन में निकाल के ले जाना, बात खत्म, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, ना हम किसी का फायदा सोच रहे हैं, ना हम किसी का नुकसान सोच रहे हैं। अगर ये मेंटेलिटी लेते हैं तो न सिर्फ आपको आपका टारगेट सही नजर आएगा, बल्कि टारगेट की ओर किए गए प्रयास भी सही होंगे, सही दिशा में रहेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। हालांकि जून से लेकर के अगस्त के दरमियान में, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में किसी नए कार्य में इन्वॉल्व, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ नया हो सकता है। ये जो कुछ भी नया होगा, ईश्वर की कृपा इस पर बनी रहेगी, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक डिवाइन सपोर्ट की कनेक्टिविटी आपके जीवन में आपको मिल जाएगी और उस डिवाइन सपोर्ट के साथ में कनेक्ट होकर के आगे बढ़ करके आप अपने आप को और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस ईयर में चीज़ें उठापटक में चल रही हैं, अप डाउन में चल रही हैं, और इसमें आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है इस पूरे ईयर में, पाइल नंबर 2, कि मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक हो गया है, तो वहां पर आपके लिए सजेशन ये है कि उस वाली सिचुएशन में आप ये सोचें कि इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम से मुझे अकेले अपने आप को निकालने के लिए क्या करना है, और आपको मार्ग मिल जाएगा। आप सभी के बारे में ना सोचें। थोड़ा सोचने में कभी कभी सेल्फिश लगता है, लेकिन ये काम करेगा। दूसरा, इस ईयर आप दूसरों पर बिलीव करने के मामले में, दूसरों पर ट्रस्ट करने के मामले में थोड़ा संकोची हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ट्रस्ट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, स्पेसिफिकली उन मामलों में जहां पर आप अपने ट्रस्ट को इसलिए ला रहे हैं, यानी दूसरे पर सिर्फ इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि बस किसी जतन से मेरा ये काम हो जाए। किसी जतन से, जतन का मतलब आप उस पर्सन पर इसलिए ट्रस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बस आप येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे हो, हर हालत में मेरा काम होना चाहिए, ये मेंटालिटी ये नहीं रखना है। आपको पहले ये समझना है कि क्या इस पर्सन पर मुझे भरोसा करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितने %। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा एनालाइज करिए, उसके बाद जब पर्सन खरा उतरे तो उस पर भरोसा करिए, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति पर नजर रखिए, ऑब्जर्वेशन में रखिए, ताकि वो आपको धोखा देने की स्थिति में ना आए। आंखें बंद करके मत बैठ जाइए, इसको ध्यान रखना है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं ताकि और इन्फॉर्मेशन निकले हमारे पास। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। देखते हैं ओरेकल डेक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज सत्व। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है भक्ति। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी पार्वती। 4th पोजीशन काफ। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है प्रत्याहार। 5 कार्ड्स ओरेकल यौगिक पाठ डेक से आपके लिए आ चुके हैं। देखिए, जैसा कि आपको मैंने कहा कि ये साल पाइल नंबर 2 आपके लिए थोड़ा अप डाउन का यानी उठापटक का होगा, तो इस पूरे मामले में आपको अपने आप को किसी पॉइंट पर, कार्ड कहता है कि अपने आप को किसी पॉइंट पर आपको सेंट्रलाइज करना है, ताकि बाहर के आवरण पर अप्स डाउन्स उठापटक चले, लेकिन भीतर आप शांत बने रहें। ये बिल्कुल वैसे है
जैसे आप किसी गाड़ी में हैं, गाड़ी के बाहर कितने भी गड्ढे हों, अंदर आपको शांत बने रहना है, तभी आप गाड़ी चला पाएंगे। बाहर की हलचल की वजह से आप भी उछलने कूदने लगे तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। आपको स्थिर रखने की जरूरत अपने आप को है। तो क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाकर शांति से बैठते हैं, है ना, उसके साथ फ्लो में नहीं चले जाते। तो स्वयं को एकाग्रता में लाना है, स्वयं को कॉन्सेंट्रेट रखना है, स्वयं को, अच्छा ये जो करना है ना, ये स्वयं के साथ करना है। यहाँ पर अपने मामले में ही आ रहा है, आप जितना स्व के साथ रहेंगे, अपने साथ रहेंगे, उतना इस ईयर को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ये साल बुरा नहीं है। अच्छी चीज़ें इस साल में क्या है, अच्छी चीज़ ये है अपने मन को मैनेज कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में उलझ गए, फंस गए और अपने आप को निकालने की कोशिश करी तो निकाल ले जाएंगे। किसी नए काम में इन्वॉल्व होंगे, आपके मुश्किल से मुश्किल काम इस साल क्लोज हो जाए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां जिनमें आप जूझ रहे थे, जिनसे छूट जाना, भाग जाना चाहते थे, वो खत्म हो जाए इस साल, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए पहले आपको स्वयं पर केंद्रित होना होगा। जब तक आप स्वयं पर केंद्रित नहीं होंगे तब तक आपका अपने साथ तारतम्य नहीं बनेगा। अगर हम अपने साथ एक रिदम ना बना पाए तो हम आलस में लगे रहते हैं, कल कर लेंगे में लगे रहते हैं, अभी करूं तभी करूं में लगे रहते हैं, कोई और कर दे, भगवान कर दे, मेरी किस्मत कर दे, दुनिया भर के प्रपंच हमारे दिमाग में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं के साथ नहीं जुड़ रहे। जब आप स्वयं के साथ जुड़ते हैं तो फिर बदलाव आ जाता है। फिर देवी पार्वती कहती हैं कि तब तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो है तुम्हें करना है, कैसे करना है, ये भी तुम समझ जाओगे। और तुम न सिर्फ ये समझ जाओगे कि तुम्हें ही करना है, बल्कि तुम्हारी समझ में ये भी आ जाएगा कि तुम अपने आप को इस पोजीशन पर कैसे स्थिर रख पाओ जिससे तुम्हारे कदम पीछे ना हटें, बल्कि आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होता जाए। और ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर एक एंजाइटी फीलिंग आनी शुरू होती है, क्योंकि सिचुएशन कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव हो रही है और आप पीछे नहीं हट रहे, अपने आप में अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आप में बंधे हुए हैं। उस एंजाइटी फीलिंग को ये कार्ड कहता है काफ्का कि अगर उस एंजाइटी फीलिंग को हमने एक बैरियर की तरह ले लिया, एक बैरियर बना दिया अपने लिए कि भाई हम इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, तो प्रत्याहार का कार्ड कहता है फिर नहीं जा पाओगे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप की यात्राओं पर थे तो एक बार किसी ने उनसे पूछा था, ये स्वामी विवेकानंद के जो उनका पूरा वांग्मय है उसमें है, किसी ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत का मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, मेन बेसिक, कि यही सबसे बड़ा अंतर है, एक लाइन में बताया जाए, क्या कोई ऐसा अंतर है जो मूलभूत है? स्वामी जी ने कहा हाँ, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग वी नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ आवर ब्रेन। हम अपने बुद्धि की जो लिमिट है, हमारे दिमाग की, सोचने की, समझने की, हमारे ज्ञान की, हमारी बुद्धि की एक क्षमता है कोई, हम उस लिमिट को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। ये वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि जितना हम समझ पा रहे हैं हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग ही है, हमारी क्षमता से बाहर की चीज हम नहीं जान सकते। इंडियन फिलॉसफी कहती है व्हाट इज बियॉन्ड द ब्रेन। इसी पर पूरी इंडियन फिलॉसफी बेस्ड है, इसी क्वेश्चन पर पूरी इंडियन फिलॉसफी स्टैंड कर रही है कि व्हाट इज बियॉन्ड आवर थॉट, बियॉन्ड आवर ब्रेन, हमारी सोच के बाहर ऐसा क्या है। नासदीय सूक्तों में आता है, जब सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं थी, पृथ्वी भी नहीं था, जब कुछ नहीं था तब क्या था। ये बहुत अलग हो गया। जब कुछ नहीं है तब क्या रहेगा। नासदी सूक्तों में आता है कि वह कौन है, वह कौन है जो स्वयं को ही सर्वदा एक ऐसी टॉप पोजीशन पर रखता है जहां से वो कभी नीचे गिरता ही नहीं है। उसके लिए सारे प्रपंच चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स चल रहे हैं। तो स्वयं को स्वयं की एंजाइटी के साथ अगर आपने अपहोल्ड कर दिया तो आपके लिए एक बैरियर होगा जिसे आप पार नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं निकल पाएंगे, और ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और प्रत्याहार का कार्ड कहता है कि आपको उस एंजाइटी में नहीं जाना है। अगर एंजाइटी आती है तो क्या करना है, स्वयं को पीछे खींचना है, कुछ कदम पीछे खींचिए। जब आप स्वयं को कुछ कदम पीछे खींचते हैं तो स्व का साक्षात्कार हो जाता है और उसके बाद आगे बढ़ना आसान होगा।
चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करना ईजी हो जाएगा और स्वयं को उस दिशा में फिर ले जा पाएंगे जहां आप चीज़ों को अपने अनुसार चला पाएं, अपने अनुसार मैनेज कर पाएं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।